12वीं सदी में इंडिया में दो बड़े पावरफुल राजा थे। ये वो समय था जब भारत के विभिन्न हिस्सों में कई छोटे बड़े राज्य थे और हर राजा अपनी शक्ति और साम्राज्य को बढ़ाने के लिए संघर्षरत था। एक थे अजमेर और दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 ईस्वी में हुआ था और वे चौहान वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा माने जाते हैं। दूसरे थे गजनी के रूलर मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का असली नाम शिहाब उद्दीन था और वे गजनी के सुल्तान थे, जो वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है। दोनों ही बड़े एम्बिशियस थे, दोनों ही योद्धा थे और दोनों ही इंडिया पे राज करना चाहते थे। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच की दुश्मनी केवल व्यक्तिगत नहीं थी, बल्कि यह दो महान सभ्यताओं के बीच की टकराव थी। पृथ्वीराज चौहान अपनी ब्रेवरी और काइंडनेस के लिए फेमस थे। उनकी वीरता के किस्से आज भी लोक कथाओं और कविताओं में गाए जाते हैं। वे एक न्यायप्रिय राजा थे, जो अपने प्रजा की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कहते हैं कि वो बिना देखे भी निशाना लगा सकते थे। पृथ्वीराज चौहान की इस अद्भुत क्षमता का वर्णन प्रसिद्ध कवि चंद्रबरदाई ने अपने महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में किया है। मोहम्मद गौरी एक बड़ा ही क्लेवर स्ट्रैटेजिस्ट था, जो इंडिया के पैसों और बड़े एम्पायर का लालची था। गौरी की रणनीतियां और उसकी युद्ध कौशल उसे एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती थी। इन दोनों राजाओं की लड़ाई तो होनी ही थी। यह संघर्ष केवल दो व्यक्तियों के बीच नहीं था, बल्कि यह दो महान सभ्यताओं और संस्कृतियों के बीच की टकराव थी। यह लड़ाई तराइन के मैदान में हुई, जो हिस्ट्री में हमेशा के लिए लिखी गई। तराइन की पहली लड़ाई 1191 ईस्वी में हुई थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। दो वॉर्स हुए, दोनों ही खून खराबे वाले और डिसाइसिव। तराइन की दूसरी लड़ाई 1192 ईस्वी में हुई, जिसमें मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया और उन्हें बंदी बना लिया। इन लड़ाइयों ने इंडिया के हिस्ट्री को बदल दिया। तराइन की लड़ाइयों के परिणाम स्वरूप भारत में मुस्लिम शासन की नींव पड़ी, जिसने भारतीय इतिहास को एक नया मोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की कहानी आज भी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में जानी जाती है। 1191 में मोहम्मद गौरी ने इंडिया पे अटैक किया और तराइन के मैदान में आ गए। पृथ्वीराज चौहान अपनी आर्मी लेकर गौरी से लड़ने पहुंचे। लड़ाई बहुत भयंकर थी। दोनों तरफ से बड़ी ब्रेवरी और स्किल दिखाई गई। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी की आर्मी को पूरी तरह से हरा दिया। गौरी बुरी तरह घायल हो गया और किसी तरह जान बचाकर भाग गया। यह पृथ्वीराज की बहुत बड़ी विक्ट्री थी। इस जीत ने पृथ्वीराज को पूरे इंडिया में फेमस कर दिया। तराइन की हार ने गौरी को बहुत बेइज्जत किया। यह हार उसके लिए सिर्फ एक युद्ध में हार नहीं थी, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा और सम्मान पर एक गहरा धक्का था। गौरी, जो एक महान योद्धा और विजेता के रूप में जाना जाता था, अब अपने ही लोगों के सामने शर्मिंदा था। उसकी आंखों में एक आग जल रही थी, बदले की आग, और वो बदला लेने के लिए तड़पने लगा। उसने 1 साल तक बहुत मेहनत की, अपनी आर्मी को फिर से तैयार किया और नई स्ट्रैटेजी बनाई। उसने अपने सैनिकों को और भी कठोर प्रशिक्षण दिया, उन्हें नई तकनीकों और युद्ध की रणनीतियों से अवगत कराया। गौरी ने अपने जनरलों के साथ कई रातें जागकर युद्ध की योजनाएं बनाई, हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान दिया। उसने अपने सैनिकों को मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाया, ताकि वे किसी भी परिस्थिति में लड़ सके। 1192 में गौरी एक ह्यूज आर्मी लेकर फिर से तराइन के मैदान में आ गया। इस बार उसकी सेना पहले से भी ज्यादा बड़ी और मजबूत थी। उसके सैनिकों के चेहरों पर आत्मविश्वास झलक रहा था। गौरी ने अपने सैनिकों को यह विश्वास दिलाया था कि इस बार वे जरूर जीतेंगे। तराइन का मैदान फिर से युद्ध की तैयारी में गूंज उठा। सैनिकों के कदमों की आवाज, हथियारों की खनक और युद्ध के नारों से पूरा वातावरण गूंज रहा था। इस बार गौरी ने चीटिंग की। उसने पृथ्वीराज को लड़ाई के रूल्स तोड़ने के लिए उकसाया। गौरी ने अपने एडवाइजर्स के साथ मिलकर एक चाल चली। उसने पृथ्वीराज को एक झूठी सूचना भेजी, जिससे पृथ्वीराज को लगा कि गौरी की सेना कमजोर है और वे आसानी से जीत सकते हैं। गौरी ने अपने सैनिकों को छिपाकर रखा और पृथ्वीराज की सेना को धोखे में रखा। पृथ्वीराज अपनी काइंडनेस और ब्रेवरी की वजह से गौरी की चाल में फंस गए। पृथ्वीराज, जो हमेशा अपने दुश्मनों के साथ ईमानदारी और सम्मान से पेश आते थे, गौरी की इस चाल को समझ नहीं पाए। उन्हें लगा कि गौरी भी एक सच्चा योद्धा है और वह कभी धोखा नहीं देगा।
लेकिन गौरी ने उनकी इस सोच का फायदा उठाया और उन्हें धोखा दिया। गौरी ने सडनली अटैक कर दिया। उसकी सेना ने अचानक से पृथ्वीराज की सेना पर हमला बोल दिया। पृथ्वीराज की सेना, जो अटैक के लिए तैयार नहीं थी, हार गई। गौरी की सेना ने चारों तरफ से घेर लिया और पृथ्वीराज की सेना को संभलने का मौका भी नहीं दिया। युद्ध का मैदान खून से लाल हो गया और चारों तरफ चीख पुकार मच गई। पृथ्वीराज की आर्मी, जो अटैक के लिए तैयार नहीं थी, हार गई। इस हार ने पृथ्वीराज के दिल और आत्मा को तोड़ दिया। उनकी सेना के कई वीर सैनिक मारे गए और जो बचे वे भागने पर मजबूर हो गए। तराइन का मैदान, जो कभी वीरता और साहस का प्रतीक था, अब हार और निराशा का गवाह बन गया। गौरी ने अपनी जीत का जश्न मनाया, लेकिन इस जीत ने इतिहास में एक काले अध्याय को जन्म दिया। गौरी ने एक स्पेशल स्ट्रैटेजी अपनाई, जिसे तुर्की स्ट्रैटेजी कहते थे। यह स्ट्रैटेजी बहुत ही यूनिक और इफेक्टिव मानी जाती थी, खासकर मिडीवल टाइम्स में। इस स्ट्रैटेजी का मुख्य उद्देश्य दुश्मन को कंफ्यूज करना और उनकी आर्मी को डिसोरिएंट करना था। इसमें दुश्मन को कंफ्यूज करने के लिए पीछे हटने का नाटक किया जाता था। यह नाटक इतना कन्विंसिंग होता था कि दुश्मन की आर्मी को लगता था कि उन्होंने जीत हासिल कर ली है, लेकिन असल में यह एक केयरफुली प्लान ट्रैप होता था। जब दुश्मन की आर्मी बिखर जाती तो सडनली अटैक कर दिया जाता था। इस सडन अटैक का इंपैक्ट बहुत डिवास्टेटिंग होता था, क्योंकि दुश्मन की आर्मी पूरी तरह से अनप्रिपेयर्ड होती थी। इस स्ट्रैटेजी का साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी बहुत गहरा होता था, जिससे दुश्मन की मॉरल टूट जाती थी। तराइन के दूसरे वॉर में गौरी ने यही स्ट्रैटेजी यूज की। यह वॉर इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसने इंडियन सबकॉन्टिनेंट के फ्यूचर को शेप किया। गौरी ने अपनी आर्मी को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन किया और केयरफुली प्लान्ड रिट्रीट का नाटक किया। उसने दिन में अपनी आर्मी को पीछे हटा लिया, जिससे पृथ्वीराज की आर्मी को लगा कि वो जीत गए हैं। पृथ्वीराज की आर्मी ने विक्ट्री सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया और उनकी विजिलेंस कम हो गई। उन्हें लगा कि गौरी की आर्मी ने हार मान ली है और वो अब सेफ है। लेकिन रात में गौरी ने अपनी आर्मी के साथ सडनली अटैक कर दिया। यह अटैक इतना सडन और अनएक्सपेक्टेड था कि पृथ्वीराज की आर्मी को संभलने का मौका ही नहीं मिला। रात के अंधेरे में गौरी की आर्मी ने दुश्मन पर धावा बोल दिया और उन्हें पूरी तरह से परास्त कर दिया। इस स्ट्रैटेजी की ब्रिलियंस और एग्जीक्यूशन ने गौरी को एक महान स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में स्थापित कर दिया। कैदी पृथ्वीराज, अंत की शुरुआत। तराइन के दूसरे वॉर में हारने के बाद पृथ्वीराज चौहान को कैदी बना लिया गया। गौरी उन्हें अपने साथ गजनी ले गया। कहते हैं कि गौरी ने पृथ्वीराज को बहुत इंसल्ट किया और उन पे जुल्म किए, लेकिन पृथ्वीराज गौरी के आगे नहीं झुके। उन्होंने अपनी ब्रेवरी और सेल्फ रिस्पेक्ट दिखाते हुए गौरी को चैलेंज किया। तबर हिंद की लड़ाई, धर्म और जीत। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी की लड़ाई सिर्फ दो राजाओं के बीच की लड़ाई नहीं थी। ये दो कल्चर्स, दो रिलीजन्स और दो सोच के बीच की लड़ाई थी। मोहम्मद गौरी का मकसद सिर्फ इंडिया को जीतना नहीं था, बल्कि इस्लाम को फैलाना भी था। वो इंडिया के सारे ट्रेजर को लूटना चाहता था और अपने एम्पायर को बड़ा करना चाहता था। पृथ्वीराज की बहादुरी इतिहास में हमेशा के लिए। भले ही पृथ्वीराज चौहान तराइन के दूसरे वॉर में हार गए, लेकिन उनकी ब्रेवरी और करेज के किस्से आज भी लोगों को इंस्पायर करते हैं। कहते हैं कि जब गौरी ने पृथ्वीराज को अंधा कर दिया, तब भी उन्होंने अपने दोस्त की मदद से शब्दभेदी बाण से गौरी को मार डाला। गौरी की लेगेसी इंडिया पर असर। मोहम्मद गौरी की तराइन में जीत ने इंडिया में तुर्क राज की शुरुआत कर दी। इस जीत ने इंडिया के सोसाइटी, पॉलिटिक्स और कल्चर को बदल दिया। दिल्ली सल्तनत बनी, जिसने अगले कई 100 सालों तक इंडिया पे राज किया। सीख, पास्ट से सीखो, फ्यूचर में जीतो। तराइन के वॉर्स हमें एक इंपॉर्टेंट लेसन देते हैं। दुश्मन को कभी कम नहीं समझना चाहिए, चाहे वो कितना भी वीक क्यों ना हो। हमें हमेशा अलर्ट रहना चाहिए और खुद को बचाने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये वॉर्स हमें एकता और देशभक्ति का महत्व भी सिखाते हैं। हमें अपने झगड़े भूलकर बाहर के डेंजर्स से लड़ने के लिए एक होना चाहिए।